हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस प्रकार की उसकी स्ट्रक्चर होती है, और ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, वीनस ब्लड सप्लाई के बारे में बात की थी। तो कुछ खास नहीं था लार्ज इंटेस्टाइन में। आज लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट है जिसमें आज हम पढ़ेंगे, और फिर आज लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगी खत्म। फिर कल से हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज और उसके बाद लीवर आएगा। तो आज हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है। इसमें पढ़ेंगे फ्रेंड आज हम लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन। वैसे कभी आपसे पूछ ले, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आपसे कभी पूछेंगे, बट पूछ ले तो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ फिर आपको फंक्शन भी पता होने चाहिए, ठीक है। और वैसे भी एग्जाम में पूछे नहीं पूछे, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, किस प्रकार काम करती है और क्या क्या काम करती है। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। क्या क्या काम करती है हमारी बड़ी आंत, हमारी कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन। तो फ्रेंड, वैसे तो सारे काम कौन कर लेती है? कौन कर लेती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि सबसे ज्यादा डाइजेशन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके बाद तो क्या है, कचरा बचता है। कचरा मतलब वेस्ट मटेरियल, जिसे मल कहते हैं, फीसेज कहते हैं। तो अब उस मल को बाहर निकालने के लिए किस प्रकार काम करती है और क्या क्या काम करती है, थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन भी करती है वहां। तो थोड़ा सा बात करते हैं कौन कौन से फंक्शन करती है। तो 4 मेन फंक्शन है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के। तो उसको डिटेल में, पहले मैं एक बार हेडिंग डाल देता हूं उन फंक्शंस की, फिर थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट फंक्शन है फ्रेंड, वो है एब्जॉर्प्शन। सर, आप तो बोल रहे एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है 6000 के आसपास, 6000 ml के आसपास स्मॉल इंटेस्टाइन कर लेती है, और बचा 1500 ml। जो 1500 ml है उसमें से 1400 ml जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो कौन करती है? लार्ज इंटेस्टाइन। और 100 ml हमारे मल के द्वारा या फीसेज के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो फर्स्ट फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। किस किस का एब्जॉर्प्शन करती है वो बात करेंगे। दूसरा है माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोबियल एक्टिविटी, क्या माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो भी हम बात करेंगे इसमें। तीसरा मास मूवमेंट। क्या होता है मास मूवमेंट, वो भी हम बात करेंगे। चौथा है डिफिकेशन। डिफिकेशन का मतलब होता है मल त्यागना, ठीक है फ्रेंड। डिफिकेशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना या मल को त्यागना। तो फ्रेंड, ये 4 महत्वपूर्ण काम करती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन करती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी करती है, मास मूवमेंट और डिफिकेशन। तो हम एक एक के बारे में बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन के बारे में मैंने बताया कि फ्रेंड, जो 1500 ml वाटर होता है उसमें से 1400 ml लार्ज इंटेस्टाइन करती है एब्जॉर्प्शन वाटर का, और 100 ml के आसपास यानी 100 ml के आसपास हमारे मल के द्वारा बाहर निकल जाता है, फीकल मटेरियल के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब फ्रेंड बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा कहां हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहां पे आपको एक बात क्लियर होगी कि यहां पे होता है थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन। तो वो किसका होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है।
कुछ ड्रग्स होती है उनका भी एब्जॉर्प्शन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कुछ ड्रग्स होती है उनका भी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ विटामिन होते हैं एंड मिनरल साल्ट, मिनरल साल्ट्स, ठीक है। इन चीजों का थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है यहां पर, कुछ ज्यादा खास एब्जॉर्प्शन नहीं होता। दूसरी हम बात करें फ्रेंड, पहली बात क्लियर होगी आपको, एब्जॉर्प्शन यहां पे थोड़ा बहुत वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, विटामिन और मिनरल साल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद बात करें हम माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, मैंने आपको जब पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी लार्ज इंटेस्टाइन की, कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। फिर उनको क्या करती है, वो फ्लश आउट करती है, तो जो अपेंडिक्स है उनको अपने पास स्टोर कर लेती है। और जब बैड बैक्टीरिया जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में अटैक करते हैं, तो उन अटैक करने से पहले वो जो गुड बैक्टीरिया है जो अपेंडिक्स में स्टोर है, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, जिससे उस बैड बैक्टीरिया के अफेक्ट को कम कर देते हैं। तो यहां पे फ्रेंड हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें बैक्टीरिया की कॉलोनियां पाई जाती, क्या पाई जाती, कॉलोनाइज्ड, कॉलोनाइज्ड होते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, अलग अलग ग्रुप में पाए जाते हैं। और कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड, एक तो होता है इकोलाई, इकोलाई होता है, एक होता है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम नाम भी थोड़े अटपटे हैं, परफ्रिंगेंस, परफ्रिंगेंस या जेंस बोलो, इकोलाई होता है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगेंस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस, स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस, स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस, एक और होता है एंटेरोबैक्टर एरोजेंस, एंटेरोबैक्टर एंटेरोबैक्टर एरोजेंस। तो फ्रेंड ये तीन चार प्रकार के हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, विटामिन और फोलिक एसिड, विटामिन कौन सा विटामिन है फ्रेंड, विटामिन कौन सा विटामिन, विटामिन के, विटामिन के एंड फोलिक एसिड का सिंथेसिस करते हैं। ये किसका करते हैं, विटामिन के एंड फोलिक एसिड को बनाते हैं, उनका सिंथेसाइज करते हैं या सिंथेसिस करते हैं। विटामिन के एंड फोलिक एसिड को बनाते हैं इकोलाई, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगेंस, स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस, एंटेरोबैक्टर एरोजेंस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि कौन से बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उनके लिए ये हार्मफुल नहीं होते, मतलब हेल्पफुल होते हैं। बट ये जो बैक्टीरिया है अगर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाए, यहां ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर ये बैक्टीरिया हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाए तो उस दूसरे ऑर्गन को या दूसरे बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, वहां पे इंफेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन के लिए ही फायदा करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड आपको। तो ये था माइक्रोबियल एक्टिविटी, जिसमें यहां पे इतने सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के लिए फायदेमंद है। उसके बाद फ्रेंड हम बात करें मास मूवमेंट।
क्या होता है मास मूवमेंट? मास मूवमेंट के बारे में बात करें फ्रेंड, जब से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, स्टोमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक, जो भी फूड हमारे जो खाते हैं फूड, वो आगे बढ़ता है, वो किससे बढ़ता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट से। मसल्स का जो मूवमेंट होता है उसको आगे धकेलती है खाने को। बट क्या होता है, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होता। क्या होता? नहीं होता, पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होता। बट इतना नहीं होता जितना कि अदर जो एलिमेंट्री ट्रैक है उसमें होता है। बट कैसे होता है वो हम बात करेंगे। तो फ्रेंड, जो यहां पे जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस रहता है। बट जैसे हम पूरे एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो वहां पे कंटिन्यूअस पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता रहता है। बट यहां पे क्या है, कुछ इंटरवेल्स में, यानी दिन में 4 से 5 बार, दिन में 4 से 5 बार एक फोर्स लगता है, मसल्स का फोर्स लगता है। और कहां पे लगता है फोर्स? जो मैंने बताई थी, ट्रांसवर्स जो कोलन है उसमें फोर्स लगता है। ठीक है, उसमें फोर्स लगता है। तो जो डिसेंडिंग कोलन और जो सिग्मोइड कोलन है, यहां पे फोर्स लगेगा। तो जो वेस्ट मटेरियल है या जो कंटेन है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो डिसेंडिंग कोलन में आता है, फिर सिग्मोइड कोलन में आता है। तो इसको बोलते हैं मास मूवमेंट। वो एक इंटरवेल पे आता है, दिन में 4 से 5 बार या 3 से 4 बार वो ऐसा मूवमेंट होता है। थोड़ा सा ज्यादा धक्का होता है, एक तरह से धक्का लगता है, तो उसी को बोलते हैं फ्रेंड मास मूवमेंट। फ्रेंड, एक बात और बता दूं, जो माइक्रोवेल एक्टिविटी है यहां पे, ये जो माइक्रोब्स हैं बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? फ्रेगमेंटेशन करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, किण्वन बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, ये भोजन को सड़ाते हैं और उसमें से फिर क्या बनती? गैस बनती है। किण्वन होता है ना, किण्वन जैसे शराब बनाते तो चीजों को सड़ाते हैं, फिर गैस बनती है, मीथेन गैस बनाते हैं। तो मीथेन गैस, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है यहाँ पे, जो कि हमारे एक फ्लेटस के द्वारा बाहर निकलती है एनस से। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये गैस भी बनाते हैं। और कई बार हम जब खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो उसके साथ भी एयर स्वॉलो कर जाते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारे गैस जीआई ट्रैक में गैस बनती है। तो मास मूवमेंट समझ में आ गया होगा फ्रेंड, ये मास मूवमेंट था। तो इसकी वजह से जो कंटेन है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो आगे बढ़ता है और कहां पे आता है? रेक्टम में आ जाता है, सिग्मोइड कोलन तक तो आता ही है, फिर रेक्टम में पहुंचता है। और ये फ्रेंड जो मास मूवमेंट है, ये जो मास मूवमेंट है, जैसे ही खाना स्टोमक में पहुंचता है उससे पहले स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जब खाना आया स्टोमक में तो पिछला जो खाना डाइजेस्ट हुआ उसको तो आगे पहुंचाना है, अपने लार्ज इंटेस्टाइन को तो खाली करना है। तो जैसे ही उसमें खाना आएगा उससे पहले ये काम कर देता है। तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। वहां से आपको एक रिफ्लेक्स मिलता है कि भाई खाना स्टोमक में आने वाला है, आगे का रास्ता साफ किया जाए। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, खाली होना स्टार्ट कर दी थी उस मास मूवमेंट के द्वारा। वो धक्का मारते हैं जिसकी वजह से फिर गैस स्टोमक में खाना आता है, फिर वो आगे निकल जाता है कहां पे? सिग्मोइड कोलन में। तो इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड हम बात करें डिफिकेशन। डिफिकेशन क्या होता है? मल त्यागना। जो वेस्ट मटेरियल है, जो फीकल मटेरियल है, जो फीसेज है, उसको त्यागने का काम कौन करती है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। इसके द्वारा ही मल को बाहर निकाला जाता है। फ्रेंड, ऐसे तो कहां से मल त्याग होता है? एनस से, हमारे गुदा द्वार से मल त्याग होता है। जो फ्रेंड, वैसे हम बात करें,
जो हमारी रेक्टम है वैसे तो वो क्या रहती है, हमेशा एम्पटी रहती, खाली रहती। हमारी रेक्टम क्या होती है, खाली होती है। पर जैसे ही रेक्टम क्या होती है, खाली होती है, पर जैसे ही वो मास मूवमेंट होता है और सिग्मोइड कोलन में जैसे ही कंटेंट आता है, जो भी फीकल मटेरियल आता है, तो फिर क्या होता है, वहां पे रेक्टम स्ट्रेच हो जाती है। रेक्टम क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। रेक्टम जैसे ही स्ट्रेच होगी तो जो एनल कैनाल है उसका जो इंटरनल स्पिंटर है वो खुल जाता है। जैसे ये रेक्टम और फिर यहां मान लो एनस है ये, तो यहां पे इंटरनल स्पिंटर होता है और ये होता है आउटर स्पिंटर। जैसे ही यहां पे कंटेन आया, ये स्ट्रेच हुई और ये ओपन हो जाता है इंटरनल स्पिंटर। इंटरनल स्पिंटर, ये आउटर स्पिंटर या एक्सटर्नल स्पिंटर। तो जैसे ही रेक्टम स्ट्रेच होती है, रेक्टम की मसल स्ट्रेच होती है। स्ट्रेच इसलिए होती है क्योंकि सिग्मोइड कोलन में कंटेन आ पहुंचा, तो जैसे ही वहां पहुंचता है तो वो एक तरह से नर्व सप्लाई होती है। नर्व एक मैसेज भेजती है कि भाई ऊपर से कंटेन आ रहा है, आपको स्ट्रेच होना है। स्ट्रेच होगी तो फिर क्या होगा, ये इंटरनल जो स्पिंटर है ये खुल जाएगा। इंटरनल स्पिंटर खुलते ही क्या होगा, फीकल मटेरियल यहां पे आ जाएगा। और फिर एनस में आने के बाद जो आउटर स्पिंटर है वो तो हमारे कंट्रोल में ही है। फिर कब फ्रेश होना है, कब हमें फीकल मटेरियल पास करना है, ठीक है। अब फ्रेंड बात करें कि जो इंटरनल और आउटर स्पिंटर है, वैसे तो मैंने बताया था कि जो इंटरनल स्पिंटर है वो स्मूथ मसल का बना होता है। किसका बना होता है फ्रेंड, स्मूथ मसल का, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। आउटर स्पिंटर होता है वो क्या होता है, स्केलेटल मसल का बना होता है। स्केलेटल मसल का बना होता है जो कि वॉल्यूंटरी है, हम कंट्रोल में कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे जो नर्व सप्लाई होती है फ्रेंड, जो नर्व का मैसेज आता है वो कौन सी नर्व होती है, पुडेंडल नर्व। पुडेंडियल नर्व, पुडेंडल नर्व होती है। कौन सी, पुडेंडल, पुडेंडल नर्व सप्लाई होती है यहाँ पे, पुडेंडल नर्व। ध्यान रखना, ये पुडेंडल नर्व्स, ये जो पुडेंडल नर्व है, पुडेंडल नर्व ये क्या करती है, जो पेल्विक ऑर्गन है उसको नर्व सप्लाई करती है। पुडेंडल नर्व क्या करती है, पी से पेल्विक रीजन, पी से ध्यान रखना पेल्विक रीजन। तो ये क्या करती है, पेल्विक रीजन को नर्व सप्लाई करती है। उसके साथ साथ भी ये हमारी एनस को भी नर्व सप्लाई, रेक्टम और एनस को भी नर्व सप्लाई करती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सप्लाई आती है वो कहां से आती है, जो सैक्रल फ्लेक्सस होता है फ्रेंड, सैक्रल फ्लेक्सस बोलो या सैक्रल गैंग्लियन बोलो। सैक्रल फ्लेक्सस, जो सैक्रम से नर्व निकलती है, फिर वो सारी नर्व एक साथ जुड़ जाती है, ठीक है। वहां पे एक जाल बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं, सैक्रल फ्लेक्सस या सैक्रल गैंग्लियन बोलते हैं। फिर वहां से ये प्यूडेंडल नर्व निकलती है, कहां से, सैक्रल फ्लेक्सस से या सैक्रल गैंग्लियन से। तो इस प्रकार यहां पे क्या होता है, ये इंटरनल स्पिंटर और एक्सटर्नल स्पिंटर को कंट्रोल किया जाता है। तो इस प्रकार डिफिकेशन होता है। फिर क्या होता है, जैसे ये स्पिंटर खुल गया, कई बार क्या होता है फ्रेंड, एब्डोमिनल प्रेशर भी होता है। हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर होता है। जैसे सांस भरते हैं अपन तो डायफ्राम नीचे आता है, डायफ्राम नीचे आता है। डायफ्राम नीचे आएगा तो एब्डोमिनल कैविटी में क्या देगा, प्रेशर देगा डायफ्राम। ये डायफ्राम जैसे चेस्ट थोड़ी सी कैविटी हवा से भरेगी तो डायफ्राम जाएगा नीचे। जैसे डायफ्राम नीचे जाएगा तो वो एब्डोमिनल कैविटी को या एब्डोमिनल मसल्स को क्या करेगा, दबाएगा, जिससे उसका प्रेशर कहां तक आएगा, हमारी रेक्टम तक आएगा। जिस प्रेशर की वजह से भी क्या है, फीकल मटेरियल बाहर निकलने में या यहां तक पहुंचने में उसको आसानी रहती है। कई बार क्या होता है फ्रेंड, फीकल मटेरियल होता है वो हार्ड हो जाता है,
और कई बार ये जो मास मूवमेंट है, मास मूवमेंट और एब्डोमिनल प्रेशर अगर कम हो जाता है, मास मूवमेंट भी कम हो जाता है, रिफ्लेक्सेस नहीं आ पाते, तो उस कंडीशन में और एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, क्योंकि फ्लेक्सेस रिफ्लेक्स नहीं आएंगे तो वो क्या है, जो फीकल मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा, और पड़ा रहेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो वहां से जो एब्जॉर्प्शन है म्यूकस का, या म्यूकस में वाटर रहता है, तो वहां का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, जो मल है या फीकल मटेरियल है वो ड्राई हो जाएगा, एकदम हार्ड हो जाएगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्जी। क्या बोलते हैं फ्रेंड, कॉन्स्टिपेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी होगी। इस कब्जी को मिटाने की फिर हम रफेज लेते हैं। रफेज में क्या, कच्ची सब्जियां या कच्चे फल लेते हैं, तो उससे क्या है, क्योंकि रफेज, यहां पे एक और बात है, रफेज में क्या होता है फ्रेंड, जो कच्चे फल होते हैं या कच्ची सब्जियां होती है उनमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। क्या होता है, सेलुलोज, सेलुलोज होता है, और ये सेलुलोज पचाने की क्षमता केवल और केवल जानवरों की आंतों में होती है। ठीक है, हमारी आंत में सेलुलोज पचाने की क्षमता नहीं होती, तो ये सेलुलोज क्या है, ऐसे के ऐसे ही बाहर निकल जाता है, तो वो क्या करता है, एक रफेज का काम करता है, उस हमारी कोलन को साफ करने का काम करता है, हमारे जीआई ट्रैक्ट को साफ करने का काम करता है। तो रफेज में मोस्टली सेलुलोज यानी फाइबर होते हैं, जो ये डाइजेस्ट नहीं होता, तो ऐसे कैसे निकल जाते हैं, जिससे क्या है, हमारी डिफिकेशन आसान है, ये कॉन्स्टिपेशन मिट सकता है उससे, या हमारी पूरी इंटेस्टाइन खाली हो जाती है, एकदम डिफिकेशन प्रॉपर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन के। थोड़ा सा अब हम बात करें कि जो फीकल मटेरियल होता है या जो मल होता है वो किस टाइप का होता है, मल में क्या क्या चीजें निकलती है, उसके बारे में बात करेंगे हम। थोड़ा सा बात करें मल के बारे में। जो फीसेज है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं। जो मल है फ्रेंड, वो कैसा होता है और उसके अंदर क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड, हम मल की बात करें, हमारे फीकल मटेरियल की बात करें, जो रोज हम पास करते हैं, ये क्या है, सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड एंड ब्राउन कलर का होता है, सेमी सॉलिड एंड ब्राउन कलर्ड होता है। डिपेंड करता है फ्रेंड, वैसे नॉर्मली हम बात करें नॉर्मल फीसेज की या फीकल मटेरियल की, तो वो सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में इससे भी हार्ड हो जाता है। ठीक है, बहुत हार्ड हो जाता है। डायरिया की बात करें तो एकदम लिक्विड हो जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी बदल जाती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो कोई भी दिक्कत होती है अगर, तो उसकी कंसिस्टेंसी बदल जाती है। बट नॉर्मली हम देखें तो जो फीकल मटेरियल होता है वो सेमी सॉलिड होना चाहिए। अगर आपकी आंतें प्रॉपर, आपका प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, तो आपका जो फीकल मटेरियल है वो सेमी सॉलिड होगा, और उसका जो कलर होगा ब्राउन कलर होगा फ्रेंड। क्या होगा, ब्राउन कलर होगा। और ये जो ब्राउन कलर है, ये स्टेरोकोबिलिन के द्वारा होता है। लीवर पढ़ेंगे जब बात करेंगे, ये लीवर से रिलीज होता है। इसका जो ब्राउन कलर है, हमारे मल का जो ब्राउन कलर है फ्रेंड, वो स्टेरोकोबिलिन इसके द्वारा होता है। ये जो केमिकल होता है स्टेरोकोबिलिन, ये बिलरुबिन जैसा लग नहीं रहा कि शब्द में, तो वैसा ही होता है, बिलरुबिन जैसा ही, ये लीवर से ही रिलीज होता है। जब लीवर पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे कि स्टेरोकोबिलिन क्या करता है। ठीक है, तो ये मेन कुछ चीजें थी। एक तो सेमी सॉलिड होता है, ब्राउन कलर का होता है हमारा फीकल, और इसका जो ब्राउन कलर है, ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, हमारे जो फीकल मटेरियल होता है उसका कलर ब्राउन होता है, किस वजह से, स्टेरोकोबिलिन के द्वारा। अब हम बात करें कि
जो फिकल मटेरियल वो किससे बना होता है, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर होते हैं, ठीक है। फिकल मटेरियल किससे बना होता है, किससे कंसिस्ट होता है फिकल मटेरियल। तो सबसे पहले हम बात करें तो फिकल मटेरियल में फाइबर, जिसको फाइबर यानी सेलुलोज, हम जैसे सेलुलोज खाते हैं, कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स, तो वो फाइबर बिना डाइजेशन हुए बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे जो फिकल मटेरियल उसमें क्या होंगे, फाइबर होंगे। डेड एंड लाइव माइक्रोब्स, मरे हुए और कुछ जिंदे माइक्रोब्स भी हमारे फीकल मटेरियल में निकलते हैं। मरे हुए तो जहां भी हमारे पूरे जीआई ट्रैक में कहां भी हमला हुआ, जहां भी मारे गए सैनिक, वो निकलते हैं। और कुछ जिंदे भी होते हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ रहते हैं, वो भी कई बार फीकल मटेरियल के साथ बाहर निकलते हैं। दूसरा एपिथेलियल सेल, फ्रेंड मैंने बताई थी आपको एपिथेलियल सेल्स, मैंने आपको जब विलाई पढ़ाई थी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पे एपिथेलियल सेल जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, वहां पे जिस सेल से बनी होती है वो एपिथेलियल सेल होती है। और वो क्या करती है, जैसे ही विलाई में ऊपर जाती है, फिर वो क्या करती है, विलाई की कवरिंग बनाती है। और फिर क्या है, जैसे कंटेन या फिर जो भी काइम उसमें टकराता है, तो वो क्या है, टूटती रहती है, टूट रहती है और रिफ्लेक्स करती रहती है उस विलाई की सरफेस को। तो मैंने बताया था कि 3-4 दिन में पूरी एपिथेलियल सेल रिफ्लेक्स हो जाती। तो वो जो रिफ्लेक्स होती है वो कहां जाती है, वो फिकल मटेरियल के साथ बाहर निकलती है। जो टूटी हुई है, जो वेस्ट हुई है, वो कहां निकलती है, वो फिकल मटेरियल के साथ बाहर निकल जाती है, ठीक है। और फिर मैंने बताया था आपको, जब 1400 ml पानी, 1400 ml वाटर लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती, 100 ml वाटर कौन निकालती है, किसके द्वारा निकलता है, हमारे फीकल मटेरियल के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, वाटर भी होगा, ठीक है। दूसरा म्यूकस, म्यूकस भी निकलता है हमारे फीकल मटेरियल के साथ, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल सेल होती है वहां पे क्या होती है, गोबलेट सेल होती है, और गोबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस से क्रिएट करती। तो और क्या होगा, म्यूकस भी होगा। तो फ्रेंड ये चीजें हमारे फीकल मटेरियल में पाई जाएगी। कौन कौन सी, फाइबर, डेथ एंड लाइव माइक्रोब्स, एपिथेलियल सेल, वाटर एंड म्यूकस, और कुछ फैटी एसिड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, फैटी एसिड, सॉरी डाइजेस्ट हो जाते हैं, फैट के एसिड, फैट के डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनता है, फैटी एसिड। कुछ फैटी एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है। मान लो फैटी एसिड बहुत सारे हैं, जब हम फैट पढ़ेंगे तब बात करेंगे, जब न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं कितने टाइप के होते हैं फैटी एसिड। तो कुछ ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं होते, तो उनको फीकल के साथ या फीकल मटेरियल के साथ बाहर निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। लार्ज इंटेस्टाइन यहां पे खत्म होती है। मेनली तो ये बैक्टीरिया याद रखना आपको, इसका कलर किससे होता है, स्टेरोकोबिलिन के द्वारा होता है। तो और कुछ खास नहीं है इसमें। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पैनक्रियाज, पैनक्रियाज और लीवर बाकी रह गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, फिर उसके बाद जो आप बोलोगे वो सिस्टम पढ़ा देंगे। अगर आप नहीं बोलोगे तो जो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है उसके हिसाब से चलेंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर।